नमस्कार, जय भीम, जिंदाबाद, जोहार। मैं लाल प्रकाश राही एक बार फिर साच कहूँ तो मारन धावे के जाने अनजाने रचनाकार के अगले एपिसोड में हम आपको एक नए मेहमान से रूबरू कराएंगे। जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के नए मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं आज उनके बारे में थोड़ा आप सबसे परिचय कराना चाहता हूं। आप हैं आरपी राम सोनकर, तल्ख मेहनाजपुरी के नाम से आपको जाना जाता है साहित्य के क्षेत्र में, गज़ल के क्षेत्र में। आप मूलतः मेहनाजपुर, लालगंज, आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आप एज ए जल निगम में शासकीय अभियंता, सहायक अभियंता के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, अवकाश प्राप्त किए हैं 31 जनवरी 2019 में। जी। और आपने इसके पहले नेवी में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं जी। और नेवी में आप जब ट्रेनिंग पीरियड में थे तो आप एक अच्छे हॉकी प्लेयर भी रहे हैं और बहुत बेहतरीन हॉकी प्लेयर रहे हैं आप। अब विशेषकर जो है कि आप पेलांटी स्ट्रोक के विशेषज्ञ रहे हैं। और इसके साथ ही आपने टेक्सटाइल, खन्ना टेक्सटाइल्स, कल्याण, महाराष्ट्र में आपने सर्विस किया है। वहाँ से मज़दूरों के अधिकारों और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हुए आपने हड़तालें भी की हैं और हड़ताल का नेतृत्व भी किया है, मज़दूर आंदोलन का नेतृत्व भी किया आपने। और वहाँ से फिर इस्तीफा दे करके आप जो है निकाल दिए गए। आंदोलन रद्द होने के कारण, मज़दूरों की आवाज़ उठाने के कारण जो है कंपनी ने आपको वहाँ से निकाल दिया। और आप फिर बाद में जो है कि जल निगम में आप 1984 में जूनियर इंजीनियर के पद पे आप जो है वहाँ पे सर्विस ज्वाइन किए और लंबे समय तक, मतलब 84 से लेकर 2019 एक लंबा पीरियड है और सर्विस का, खास तौर से जल निगम विभाग में सर्विस के साथ साथ आप जो है एक लंबे समय तक वामपंथ से जुड़े रहे। फिर बाद में माननीय कांसीराम के मुलाकात के बाद जो दिल्ली के करोल बाग में आपकी मुलाकात हुई, वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी चर्चा के बाद आप जो है बहुजन आंदोलन और बहुजन नेतृत्व को लेकर के आप आगे आए और लंबे समय तक जो है एक कैडर के तौर पर जहाँ जहाँ आप सर्विस करते थे या सर्विस जहाँ नहीं करते थे वहाँ भी जहाँ भी आपको बुलाया जाता था एज ए कैडर की ट्रेनिंग, कैडर के कैंप चलाते थे आप। लंबे समय तक आपने काम किया है। राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों पे मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा। उसके पहले विशेषकर आपके साहित्यिक योगदान और साहित्यिक जो आपका कर्म रहा है मैं उस पर आपसे बात करूंगा। और इसके साथ ही आप जो है अपनी शिक्षा दीक्षा जो है आपके गांव के ही विद्यालय से ली हैं और गांव के विद्यालय के बाद आप कूबा, नेवादा में जो है कि आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की पढ़ाई की है। मैं भी उस कॉलेज में गया हूँ, देखा हूँ, चूँकि हमारे भी गांव के पड़ोस में ही है। तो आप काफ़ी मतलब एक प्रतिभावान, एक बहुत ही फर्स्ट क्लास जिसको बोलते स्कॉलर रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। और एक तो मैंने जो सुना है, जो देखा है, एक तरह से ये कहा जाए कि आप हरफन मौला जो है एक साहित्यकार हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। तो साथियों, आइए हम आज बातचीत करेंगे आरपी राम सोनकर जी से। आप आरपी राम सोनकर जी, आपको साच कहूँ तो मारन धावे कि इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभारी कि आपने हमें अपना बहुमूल्य और साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आप हमारे यहाँ आप पधारे हैं। और कभी सोचा नहीं था कि कभी आप जैसा कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी हम लोग उस लायक नहीं हुए हैं। जो काम इस देश में किया जाना था, जो बाबा साहब का सपना है, जो वस्तुतः मार्क्स चाहते थे, जो वस्तुतः बुद्ध चाहते थे,
उस काम का किया जाना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि कभी भी नेम और फेम की अभिलाषा नहीं रही, इसलिए बहुत ही कोताही बरतता था अपनी रचनाओं को कहीं भेजने के लिए, छपने के लिए। मैं ये जानता हूँ कि मैं जिनके लिए लिखता हूँ वो मुझे कहीं न कहीं ज़रूर सुन लेंगे, और वो सुन लेंगे और अपना जीवन सुखमय बना लेंगे, अंधविश्वास और पाखंडों से दूर हट जाएंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। बाबा साहब ने जो शिक्षित होने की बात कही थी, और जो मानवर साहब ने असल में शिक्षित होने की जो परिभाषा दिया था कि शिक्षित वो लोग हैं जो लोग अपने समाज को पे बैक करते हैं, जो अपने समाज को वापस करते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जो कुछ भी मैं हूँ वो बाबा साहब की कृपा के बदौलत हूँ, और बाबा साहब की कृपा के बदौलत ही मैंने नौकरी पाई, इतना बढ़िया जीवन पाया। और उसके लिए तो मुझे ऑलरेडी तमाम वेतन और पेंशन ये सब उन्हीं के कृपा का प्रतिफल है। तो मुझे तो अपने समाज को सिर्फ पे बैक करना है। तो जीवन भर मैं अगर और कुछ नहीं कर सकता तो मानवर साहब के, बाबा साहब के, फुले साहब के, पेरियार के, तथागत बुद्ध के, कबीर के, इन सब के आदर्शों को और जो आज के जीवन में सहज स्वीकार योग्य है उन बातों को अपने समाज के सामने रख करके और उनको बराबर इस अंधविश्वास और पाखंड से दूर निकालने का प्रयास करता हूँ, और यही सतत करता रहूँगा, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। और कमोबेश मेरी रचनाओं में इन सब का समावेश आपको हर जगह पे मिलेगा जी। सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों से आपसे कुछ सवाल जवाब करें। जी जी बिल्कुल। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी मैं सबसे पहले बाबा साहब के लिए ही जो मैंने अपनी ये गज़ल लिखी है, मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं उसी से अपनी बात शुरू करता हूँ। सारे शेर तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कुछ शेर मैं सबसे पहले बाबा साहब के प्रति अपना आभार और श्रद्धांजलि है। कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, एक सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं, कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं, बस तुम्हारे दम से बाबा रोशनी मिलती गई, रोशनी का वरना तो देता पता कोई नहीं, आदमी में आदमियत है तो वो इंसान है जो मानवता तो फिर छोटा बड़ा कोई नहीं, बस यही एक दाग है इंसानियत के नाम पर, है जहाँ में सब बराबर मानता कोई नहीं। और ये दो पंक्तियाँ विशेष रूप से बाबा साहब के लिए आप सबको नज़र। आपकी ऊंचाइयों तक कोई क्या जा पाएगा, आपकी ऊंचाइयों तक कोई क्या जा पाएगा, आप जैसा इस ज़मीन पर दूसरा कोई नहीं, आप जैसा इस ज़मीन पे दूसरा कोई नहीं,
एक सिवा बाबा तुम्हारे रहनुमा कोई नहीं, कारवां कोई नहीं, है रास्ता कोई नहीं। ये सब बहुत बढ़िया आपने बाबा साहब को समर्पित ये जो गज़ल सुनाई। धन्यवाद साहब, आभारी। मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे बेहतरीन गज़ल मैंने जो सुना है, खासतौर से बाबा साहब ये आपकी इनायत के है ऊपर, वो उन गज़लों में से एक है। सर एक मैं जानना चाहता हूँ जी कि साहित्यिक जीवन की शुरुआत जी, आपकी अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत कब से आपने की है, और अब तक आपकी जो है कितनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, और की कुल रचनाओं की संख्या क्या होगी, थोड़ा उसके बारे में। बिल्कुल साहब। ये लिखने, पढ़ने, समझने की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और चूँकि मेरे घर का जो माहौल था वो बिल्कुल कम्युनिज़्म का था। मेरे चाचा, मेरे भाई कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए जो शोचनीय दशा मज़दूरों और सर्वहारा वर्ग की और विशेष रूप से दलितों की जो हमने देखी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मेरा भोगा हुआ यथार्थ था, लेकिन जो लोगों का भोगा हुआ यथार्थ था वो मुझको बराबर विचलित करता था लिखने के लिए। शुरुआती दौर में कुछ गीतों की रचना, कुछ प्रेम गीत, कुछ व्यंग, यहाँ से शुरू किया, और बहुत कम ही समय में, और इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ रहा था तभी हमने भारतीय नौसेना ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। वहाँ पर रोजी लाइट एक मैगजीन थी जिसके लिए मैं लिखता था, और वहीं से मैंने शुरुआत किया। सबसे पहले मैंने गीतों को लिखा था कि वो प्रेम के गीत थे जो शुरुआती दौर में जैसे सब करते हैं वैसे हमने भी शुरुआत किया। रोमांटिसिज्म का दौर। जी जी, वो शुरुआत में सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जो प्रीतम तुम कितने निर्मम हो, अनुराधा का भावी, मैं अपनी पत्नी जिनसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ, और उनसे हमारी मुलाकात दिल्ली में जब मैं सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट के दौरान गया था तो मेरी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई, और फिर बाद में हम लोगों ने शादी कर ली। तो सबसे ज़्यादा शुरुआत की रचनाएं मैंने उनको ही समर्पित किया था। अनुराधा का भाभी प्रीतम तब उसको उनको याद आया करता है। इस तरह के गीतों की शुरुआत होते होते जब हम 1981 में जब नेवी से हम निकाल दिए गए मेडिकली अनफिट होने के कारण, और जब हम लौटे हैं तो यहाँ पर 1981-82 के बाद से जो पहली रचना जो हमने लिखी थी, मैं आज उसे बताना चाहता हूँ। मेरी पहली नई कविता थी कि अधिक अन्न उपजाओ जो नारा लगाते हैं, अधिक अन्न उपजाओ जो नारा लगाते हैं, भर पेट अन्न सिर्फ वही पाते हैं। जो सचमुच अधिक अन्न उपजाते हैं रात में भूखे ही सो जाते हैं। जो सचमुच अधिक अन्न उपजाते हैं रात में भूखे ही सो जाते हैं। आओ सुर में सुर मिलाएं, नारे लगाएं, देश की भूख मिटाएं। ये 1981-82 के दौरान की कविता है, और उसी दौर में मैंने जो राजनेताओं का जो रूप देखा तो उस पर मैं बड़ी ही विनम्रता से यह कविता उन सभी राजनेताओं को समर्पित कर रहा हूँ। देखिए सामने खेत में एक गाय चल रही है, देखिए सामने खेत में एक गाय चल रही है, सर है नीचे और पूंछ हिल रही है, सर है नीचे और पूंछ हिल रही है। एक सफल नेता का आदर्श अपने में समेटे, घूम घूम टहल टहल चुन चुन कर चल रही है, देश की सारी घास कम पड़ रही है। ये उस दौर की रचनाएं थी जो 81-82 के आसपास के थे। और उस समय जब महाभारत को लोगों ने पढ़ाना शुरू किया और उसके बारे में तमाम चीज़ें जब आने लगी, जब अर्जुन का किरदार, द्रौपदी का किरदार, युधिष्ठिर का किरदार, ये तमाम किरदार जब हमारे सामने आने लगे तो इच्छा हुई कि इन पर भी कुछ लिखा जाए। तो सबसे पहले मैं
अर्जुन को ही समर्पित कर रहा हूं कि हे अर्जुन, शिखंडी के पीछे से, हे अर्जुन, शिखंडी के पीछे से घृणा के, द्वेष के, जात के, धर्म के, संप्रदाय के वाणों की बौछार करो, धराशायी हो जाऊंगा, भीष्म पितामह हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। धराशायी हो जाऊंगा, भीष्म पितामह हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन के बारे में तो 4 पंक्तियाँ और हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि दुर्योधन घमंडी था, चलो हम मान लेते हैं कि दुर्योधन घमंडी था, अधर्मी थे सभी कौरव, कर्णदानी पखंडी था। बजाओ गाल तुम कितना, मगर इतना तो बतला दो, बजाओ गाल तुम कितना, मगर इतना तो बतला दो। महाभारत विजेता कौन, अर्जुन था कि शिखंडी था? महाभारत विजेता कौन, अर्जुन था कि शिखंडी था? और मैं एक कविता आज जरूर नज़र करना चाहता हूँ अपने समाज के उन तमाम लोगों को जो कि आज हमारे बीच में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से कि जिस तरीके से उनको नहीं होना चाहिए। मैं वो कविता विशेष रूप से मैं उन सभी अपने आरक्षित सांसदों और विधायकों को समर्पित करता हूँ। मित्र कर्ण, काश तुम इस युग में भी आते। मित्र कर्ण, काश तुम इस युग में भी आते, सूतपुत्र कहे जाने पर गर्वित हो जाते। मित्र कर्ण, काश तुम इस युग में आते, सूतपुत्र कहे जाने पर गर्वित हो जाते। सहोदर की हत्या जो तुम ठान लेते, सहोदर की हत्या जो तुम ठान लेते, दुर्योधन तुम्हें अंगराज मान लेते। दुःशासन धृतराष्ट्र से टिकट मांग लाते, दुःशासन धृतराष्ट्र से टिकट मांग लाते। 100-200 बूथ कैप्चर करवाते, किसी सुरक्षित क्षेत्र से तुम सांसद चुन जाते, किसी सुरक्षित क्षेत्र से तुम सांसद चुन जाते। और एक कविता मैं विशेष रूप से मैं समर्पित कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस देश में पाखंडवाद को तिरस्कार की दृष्टि से देखना चाहते हैं। और ये कविता मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कर रहा हूँ, ये प्रतीकों के माध्यम से है। क्या हुआ यदि प्यासाराम बापू पर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा? क्या हुआ यदि प्यासाराम बापू पर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा? यहाँ की अंधविश्वासी जनता पर कौन सा विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा? क्या हुआ यदि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है? लोकोक्त का अर्थ बदल जाएगा। जजमान, एक बाबा को छोड़ दूजे, तीजे, चौथे, पांचवें या 10वें के शरणागत हो जाएगा। क्या हुआ यदि प्यासाराम बापू के पुत्र, पुत्री, पत्नी भी कुकृत्य में शामिल हैं? समाज के लोग कहाँ आदिल हैं? क्या हुआ यदि आज भी पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ज्ञान गुण नहीं प्रवीणा, घर घर अमल में लाया जाएगा। शिल्पकार कमेरों को नीच और अधम बतलाया जाएगा। चिलमबाज मुफ्त गोरों को उच्च सर्वत्र उच्च आसन दिलाया जाएगा। चिलमबाज मुफ्तखोरों को सर्वत्र उच्च आसन दिलाया जाएगा। और देखें कि आज इस मोह माया के चक्कर में पड़ करके बाबा रे बाबा, ओई बाबा, देखो तो यह नंबरी बाबा 10 नंबरी बन गया। श्वेतांबरी मोह माया और सुरा सुंदरी के बीच दिगंबरी हो गया। तो इस तरह की कविताएं। और देखिए कि नारी के बारे में, सर्द मौसम का कुहासा और रहर का खेत है। मैं गांव की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं। सर्द मौसम का कुहासा और रहर का खेत है। ये रहर हमारे यहाँ अरहर के खेत को कहा जाता है कि सर्द मौसम का कुहासा और रहर का खेत है। गांव की मत्ते से गंगा,
गांव की मत्स्य गंधा पाराशर को पेश है। आँख में ज्वाला महाभारत है, मुट्ठी में मगर, पुत्र भूखा सामने अंधा कुआं सा पेट है। पुत्र भूखा सामने अंधा कुआं सा पेट है। बहुत बढ़िया तल्ख मीनाजपुरी जी। जी सर। आपने अपने जीवन में साहित्य की शुरुआत के बारे में बताया। अभी साहित्य जो ख़ास तौर से दुनिया में साहित्य है, दुनिया के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, साहित्य में भी अब धीरे धीरे क्या एक लंबे समय से खेमेबाजी बढ़ती गई है। जी। और आज बहुत तेज़ी के साथ खेमेबाजी हो रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में ही साहित्य का दो खेमा बटा। एक तो मेहनत कश वर्ग के लिए साहित्य की रचना, और स्वतंत्रता आंदोलन के पहले भारत देश में साहित्य सिर्फ जो है सामंतों और राजाओं के लिए लिखी जाती थी। जी। और कोई भी साहित्य लिखता था उनके गुणगान में, उनकी तारीफ में ही साहित्य लिखता था, या फिर तिलस्म और परियों की कहानी है, इस तरह के साहित्य लिखे जाते थे। भारत में प्रेमचंद से उसकी शुरुआत मानी जाती है कि प्रेमचंद से जो है साहित्य की रचना जो है वो मेहनत कश उत्पादक शक्ति करने वालों, उत्पादन करने वालों के लिए लिखी जाने लगी। और प्रेम चहला के बहुत सारे दलित साहित्यकारों ने प्रेमचंद पे बहुत कड़ा और कठोर आरोप लगाया है। जो है, हालांकि मैं उसको बहुत सही नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरी अपनी राय है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय कि ये आरोप मैं उसको बहुत सही नहीं मानता हूँ। प्रेमचंद के बाद जो साहित्य की शुरुआत होती है मेहनत कश वर्ग के लिए, मेहनत, उसमें वो जाति आधार पे बहुत कुछ नहीं, लेकिन मेहनत कश वर्ग की बात करते हैं। लेकिन प्रेमचंद के बाद साहित्य में एक और जो है धारा विकसित हुई, दलित साहित्य या दलित विमर्श की धारा विकसित हुई। और फिर उसके बाद आगे चल करके एक और धारा विकसित होती है स्त्री विमर्श की। मैं थोड़ा इस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या अंतर, क्या भिन्नताएं और क्या वजह थी कि इस तरह की धाराओं का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, और आज भी दलित विमर्श से हट करके भी उसमें एज ए बैकवर्ड विमर्श आ गया है। पिछड़ा वर्ग विमर्श आ गया है, और अल्पसंख्यक अब हर विमर्श आता जा रहा है। तो विमर्श जो है एक तरफ जो है जहां हम मेहनत के आधार पे श्रम और श्रम के शोषक के आधार पे वर्ग का विभाजन हुआ था एक दौर में शुरुआती में, लेकिन अब जो है ये जो मेहनत कश वर्ग है उस वर्ग में जो भारत में जो जातियां हैं उन जातियों के आधार पे जो है वर्ग विभाजन होता जा रहा है, साहित्य में भी, आंदोलन में भी और राजनीतिक पार्टियों में भी। तो मैं साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं और इस विमर्श कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मैं थोड़ा इसके बारे में बहुत कम समय में देखिए साहब जी, दरअसल इस देश में जो विविधताएं हैं वो हर क्षेत्र में हैं। जो खाई हैं अमीरी गरीबी से लेकर के जो सामाजिक सरोकारों के जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो वर्जनाएं हैं, उनके चलते उसका जो असर है वो हिंदी साहित्य पर भी बहुत प्रबल रहा है। जी बिल्कुल रहा है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि परंपरागत तरीके से बहुत सारे लोगों ने परंपरागत तरीकों से ही साहित्य को लिखना शुरू किया और उससे समाज को परोसना शुरू किया। अगर आज मैं बात करूं तो उस समय कबीर को नकार देना ही सबसे बड़ी गलती थी। जब ये कहा गया हिंदी साहित्य में, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हो सकते हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा हो सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा अश्लील साहित्य लिख रहे केशवदास, जिनके बारे में वो बाबा कह जाए, तो मेरे समझ से इन सब का समाज को बदलने में क्या उपयोग रहा वो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे
मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मरहूम तुलसीदास जी को, बड़ी अदब के साथ कह रहा हूँ इस बात को, कि उन्हें भगवान राम का चरित्र का विस्तार करना या उनके चरित्र को महिमा मंडित करना, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हर जगह शूद्र और नारी को नीचा दिखाना, इससे समाज क्या पा रहा था? इससे तो और अत्याचार बढ़ रहे थे। अब मैं आपके सामने दो दोहे रख रहा हूं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि साहब, इससे आपको क्या संदेश जा रहा है? देश की तरक्की में इसका क्या योगदान है? और यहीं पर मैं कबीर साहब का एक दोहा पढ़ रहा हूं। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो कबीरदास जी को नकारना। और मुझे याद है कि मैं दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गया था, तो वो लड़का कानपुर में हिंदी से वो पीएचडी करना चाह रहा था, और उसने अपने गाइड को कहा कि मैं कबीर पर पीएचडी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सुनो, तुलसी पर करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। तो यह सारी विडंबनाएं इस देश में सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि लोगों को जो यथार्थ साहित्य है, मैं आज भी कहता हूँ, जैसे जब भी आप अगर कहना चाहेंगे, आप मुझको शुमार करना चाहेंगे दलित साहित्यकार में, तो पहली बात तो मैं इसको सीधे सीधे खारिज करता हूँ। सीधे सीधे मैं इसको खारिज करता हूँ, ये मेरी अपनी बात है। आपको हक बनता है, आप मुझे भले दलित साहित्यकार कह दे, लेकिन मैं अपने आप को दलित साहित्यकार इसलिए नहीं कहता कि किसी की कविता का मूल्यांकन आप उसके कथ्य, तथ्य और शिल्प से करिए। यस, बिल्कुल। उसकी जात और बिरादरी से मत करिए। मेरी कविताओं में देखिए अगर शिल्प है कि नहीं है, आप मेरी कविताओं में देखिए तथ्य है कि नहीं है, आप मेरी कविताओं में देखिए कथ्य है कि नहीं है, गति है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको ये परमिशन कतई नहीं देता। आप होते कौन है ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कि मैं दलित साहित्यकार हूं? हुजूर, आप देश भर का गोबर लिखें तो मैं आपको बहुत बड़ा साहित्यकार मानूं, और मैं अगर अपने समाज की पीड़ा लिखूं तो आप मुझको दलित साहित्यकार कह देंगे। ये हक आपको दिया किसने है? कम से कम मैं तो नहीं देता। मैंने अपनी रचनाएं आपके समक्ष रखी हैं, आपकी मर्जी है। जैसे वो किसी का शेर है ना, आज ये तस्वीर अपनी भेज दी उनको शकील। आपकी मर्जी है, चाहे जिस नज़र से देखिए। आप समीक्षक हैं, आप आलोचक हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्रिएटर हूं, मैंने रचना की है। जब मैं रचना कर लूंगा तब आप उसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। तो समीक्षक होता है, रचनाकार होता है, आपकी मर्जी है। और फिर कहना चाहूँगा, कभी भी किसी पर भी अनर्गल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। प्रेमचंद जी ने जो देखा उसे लिखा, वो उनका काल था। बिल्कुल। उससे पहले भी दलित कविताएं थी, उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। उससे पहले भी लिखने वाले लोग थे, जी बिल्कुल। और वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। परंपराओं को हमने हमेशा तोड़ा है। अगर कोई ये कहे कि परंपराएं नहीं टूट रही हैं तो ऐसा है नहीं। परंपराएं टूट रही हैं, और परंपराएं इसलिए भी टूटना जरूरी है क्योंकि पूरे देश का इसी में हित है। मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में ये बात अपनी कहना चाहता हूँ कि साहब देखिए, अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर इस देश को चलाया जाना था तो यहाँ पर एक दृष्टांत जो मेरा अपना नहीं है, लेकिन ये एक दृष्टांत है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अगर आपने एक स्थिति ये बना ही दिया कि राजपूतों को सिर्फ लड़ना है, तो आज जब बच्चा स्कूल जाता है, आज आप कहते हैं कि भाई इस पर थोपा नहीं जा सकता, ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चाहे जो मर्जी हो बने। तो हुजूर, अगर उस समय भी आप उससे पूछते कि भाई तुम लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो, लेकिन नहीं, आपने कहा कि नहीं, आपको सिर्फ लड़ना है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे
जो लड़ना नहीं चाहते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता के नाते वो उधर नहीं जा सके और अनमने से न चाहते हुए भी युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। परिणाम क्या हुआ? शिकस्तों का इतिहास इस देश का है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनका मन रहा होगा कि हम शिल्पकारी करें, हम हल बनावें, हम खेती करें, लेकिन नहीं, चूंकि वो समुदाय विशेष के थे इसलिए आपने उनके ऊपर थोप दिया कि नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाना ही है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेहनत की जगह कुछ और काम करके साइंस और प्रौद्योगिकी में तरक्की करते, लेकिन आपने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, न तो तुम विद्यालय जा सकते हो, न तो तुम पढ़ सकते हो, न तो इसके अलावा तुम कोई काम कर सकते हो, न तो तुम बढ़िया खाना खा सकते हो, न तो तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो। तो यह विडंबना सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि वह विडंबनाएं, वह वर्जनाएं आपके इस पूरे देश को मटियामेट कर दिया। और आज मैं इस बात को कहते हुए शर्म महसूस कर रहा हूं कि इन सब प्रतिबद्धताओं ने, वर्जनाओं ने और जो भी कुछ हमें भोगने को यथार्थ मिला, ये अवर्ण और सवर्ण सबके लिए घातक थी और जिसका परिणाम है कि आज भी यह देश हमारा 126वें नंबर का गरीब है। और आज भी आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके कोई काम न करें। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो यह आपकी जो आपके अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी उत्कृष्टता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। इससे देश आगे कहीं नहीं बढ़ेगा। ये मेरी अपनी बात थी। जी इंजीनियर साहब, मैं अगला सवाल आपसे करूं उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक और रचना आप हमारे जी, एक गज़ल सोच रहा हूं कि मैं इन सब से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो देखता हूं, जो लिख लेता हूं, अगर वो कविता है, अगर वो गज़ल है तो ठीक है, यह आपके लिए है। मेरा अपना कोई दावा नहीं है, इसलिए कि मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि मैं उसको व्याख्यायित कर सकूं। एक गज़ल के एक मतला और कुछ शेर। रिवाजो रस्म पे छीटा कशी अच्छी नहीं लगती, रिवाजो रस्म पे छीटा कशी अच्छी नहीं लगती, मगर दानिशवरी से दिल लगी अच्छी नहीं लगती, मगर दानिशवरी से दिल लगी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत ही मोहब्बत हो, हमारे घर में खुशियाँ हो, भला किसको सुकून की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया। इबादत घर के खिदमतगार का कहना है कि उसको, इबादत घर के खिदमतगार का कहना है कि उसको, बिना पैसों के रब की बंदगी अच्छी नहीं लगती, बिना पैसों के रब की बंदगी अच्छी नहीं लगती। जो कहता है नहीं करता, जो करता है नहीं कहता, जो कहता है नहीं करता, जो करता है नहीं कहता, सियासतदां तेरी बाजीगरी अच्छी नहीं लगती, खरीदा कुछ नहीं पर बेच डाला घर की सब चीजें, खरीदा कुछ नहीं
वहीं पर बेच बहुत बढ़िया। डाला घर की सब चीजें, दिवाला करके तो दीपावली अच्छी बहुत नहीं लगती, क्या बात। दिवाला करके तो दीपावली अच्छी नहीं लगती। हमारी कुछ नहीं सुनते, फकत तुम अपनी कहते हो, हमारी कुछ नहीं सुनते, फकत तुम अपनी कहते हो, बिना मतलब तुम्हारी बत कही अच्छी क्या बात, नहीं बहुत लगती, बिना मतलब तुम्हारी बत कही अच्छी नहीं लगती। जो कमजोरों गरीबों की हिमायत फर्ज कहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं तो क्यों नाराज हैं मुझसे, गरीबों के मसीहा हैं तो क्यों नाराज हैं तुझसे, उन्हें क्यों तल्ख तेरी शायरी अच्छी नहीं लगती, उन्हें क्यों तल्ख तेरी शायरी अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद साहब। बहुत कुछ साहब, बहुत बढ़िया गज़ल आपने सुनाई मेरे बहुत बहुत हमारे धन्यवाद साहब, दर्शकों को। धन्यवाद साहब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी जी। अभी पूरे साहित्य में जो जी। मैंने सवाल में कहा भी था जी कि स्त्री विमर्श जी जी बहुत तेज़ी के साथ जी चला है और बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जो उसको मानने से इनकार करते हैं। जी जी लेकिन जो स्त्री मतलब जो महिलाएं साहित्यकार हैं, जो लेखिका हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ अपने पक्ष में अपनी बात कह रही हैं और लंबे समय से कह रही हैं, और वह संघर्ष भी दुनिया के पैमाने पे जहाँ काले गोरे का आंदोलन चला, जहाँ अनटचेबिलिटी और उनका आंदोलन चला, वहीं पे मैंने भी बहुत महसूस किया है शिद्दत से, जो एक तरह की गुलामी के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन खुद जो दूसरों को गुलाम बना रखे हैं उनकी मुक्ति की बात वो नहीं करते हैं। जी पूरी तरह से वो मैंने बहुत पहले मतलब वो लिखा था कि शिकारी कभी भी जी जी अपने जाल से अपने शिकार को मुक्त होना नहीं देना चाहिए। नहीं देखना चाहता। उसी तरह से आज जो इस सवाल है स्त्री अस्तित्व का, स्त्री के मुक्ति का, वो एक बड़ा सवाल है। हम तो चाहते हैं कि सवर्णों की गुलामी से या ब्राह्मणवाद की गुलामी से हमारी मुक्ति मिले, लेकिन खुद जो मैं किसी को अपने एक गुलाम बना रखे हैं, एक तरह से उसके ऊपर शासन करते हैं, उसको मुक्ति देना नहीं चाहते हैं। जी जी तो इसमें साहित्य की दुनिया में भी जो आवाज़ आ रही है, जी जी अभी तमाम राजनीतिज्ञ और तमाम साहित्यकार भी कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं कि फटा जींस पहन के निकलती है तो वो मतलब किस परिवार से होगी, किस संस्कार से होगी। लड़कियों को चाहिए कि अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो वो माफ़ी मांग करके, राखी बात करके जो है वो मतलब उससे बचने का प्रयास करें। जी जी इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियाँ आती हैं और खुद समाज में एक तरह की मानसिकता मतलब रन कर रही है, दौड़ रही है कि स्त्रियों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को इस तरह की आज़ादी स्त्रियों के लिए सही नहीं है। वो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर वो गलत है तो उसकी मुक्ति का क्या संघर्ष अभी साहित्य के क्षेत्र में चल रहा है? जी जी और आप कहाँ तक वो जो है स्त्री मुक्ति की हिमायती करते हैं, मतलब उसकी वकालत करते हैं, उसके बारे में थोड़ा। जी जी बिल्कुल साहब। देखिए, हम जो भी विश्व के दलित, और जब मैं दलित की बात करता हूँ तो वो सिर्फ इस देश के ही दलित नहीं, बल्कि मैं पूरी दुनिया के उन दलितों की बात करता हूँ जो मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक
शोषण के शिकार रहे हैं, मैं उन सब की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में जितना शोषण हमारी आधी आबादी औरतों का हुआ है, उतना शोषण पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी वो जिंदा है। हाँ, इस देश में स्थितियाँ थोड़ी और ज़्यादा थी इस देश के जातीयता की वजह से, और सामाजिक सरोकारों के कारण, धार्मिक प्रतिबद्धताओं के कारण यहाँ कुछ ज़्यादा था। लेकिन पूरी दुनिया में आधी आबादी के प्रति सबने अन्याय किया है। यहाँ पर मैं अगर मुखर होकर के कहूँ तो उसे किसी ने भी बख्शा नहीं है। साहित्य ने भी नहीं बख्शा है, संस्कृति ने भी नहीं बख्शा है, धर्म ने भी नहीं बख्शा है, राजनीति ने भी नहीं बख्शा है, शिक्षा ने भी नहीं बख्शा है। जबकि पढ़ने लिखने के लिए तो मनुस्मृति में सीधे सीधे मनाही ही थी। जी। और एक बात मैं और कहता हूँ, जब भी आज लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरे बचपन में बड़ी मुश्किल से लड़कियों को पढ़ने दिया जाता था। मेरे बचपन की बात है, आज मैं 62-63 साल का हूँ, तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो दावनगेरे बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर कि दलित स्त्रियों को कमर के ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, फिर आप ये भूल गए थे। आप भूल गए थे, मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप अगर मानते हैं कि आप खुदा थे तो आप भूल गए थे कि कोई दलित महिला ऐसी भी होगी जो अपने स्तन काट करके आपको दे देगी। उसी तरह से आप तब भी भूल गए थे और आप आज भी भूल गए हैं। बाबा साहब ने तो कहा ही था कि बहुत सारे लोगों को कम समय तक और कम लोगों को अधिक समय तक तो मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन ये कतई समय नहीं, कतई संभव नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय तक आप मूर्ख बना करके रखें। वो हुआ। पहले आपने महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया, लेकिन जब ये अंग्रेजों की देन, समाज की जागरूकता, जब वो पढ़ना शुरू की तो आपकी एक एक चीज को उन्होंने समझना शुरू कर दिया। जब समझना शुरू कर दिया तो उस परिधि से बाहर निकलना शुरू कर दे। और मैं तो उन सबका गुणगान करता हूँ, मैं उन सबका आभारी हूँ जो इस परिधि से बाहर निकलकर केंद्र बिंदु पर रहकर अब आपको परिधि और परिधि से बाहर रखने का प्रयास कर रही हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। अभी बीच में हमारे एक मित्र ने कहा कि अरे औरतें सिगरेट पीती हैं, तो हमने कहा तो इसमें बुरी बात क्या है? आप 4 लाइन दफ्तर में लिख लेते हैं तो बाहर निकलते हैं, सिगरेट के सुट्टे लगाते हैं कि आप ही को थकान लगती है। लेकिन चूंकि आपके अंदर का यह आपके अंदर का कलुषित मन बोल रहा है, क्योंकि आप हमेशा उसको दबा के रखना चाहते हैं। अभी यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा, एक मेरी दोस्त हैं, मैं बड़ी अदब से उनका नाम लेता हूँ, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। वाणी चक्रवर्ती जी बहुत अच्छी लेखिका हैं और आज मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ कि उन्होंने मेरी 5 कविताओं का बंगला में अनुवाद किया और आज भी वो कहती हैं कि अपनी कविताओं को भेजते रहना, मैं अनुवाद करूँगी, मेरी गज़लों का अनुवाद करना चाहती हैं। तो एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, वो मेरी दोस्त है, बस इतना ही जान पाया हूँ। वो मेरी दोस्त है, बस इतना ही जान पाया हूँ। वो एक औरत है, आप हमसे पहले जान गए। वो एक औरत है, आप हमसे पहले जान गए। नारी की विवशता पे
एक मेरी गज़ल है, उसके कुछ शेर जी ज़रूर, जरूर। और उससे आपको शायद पता चल जाए कि दरअसल हम अपनी इन हमारे यहाँ जो कुछ भी अब तक हुआ है वो कितना कठिन था दौर जो उनके लिए था। कब रही नारी की गरिमा कम यहाँ पर, चंद्रमा है इंद्र हैं गौतम यहाँ पर। कब रही नारी की गरिमा कम यहाँ पर, चंद्रमा है इंद्र हैं गौतम यहाँ पर। फिर चली जाएगी दुहिता मेनका की, सैकड़ों दुष्यंत हैं हमदम यहाँ पर। इस गज़ल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनादिकाल से लेकर के आज के दौर में नारी की जो स्थिति रही है, मैं अपने चंद शेरों के माध्यम से मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ। फिर चली जाएगी दुहिता मेनता की, सैकड़ों दुष्यंत हैं हमदम यहाँ पर। निर्वसन वामाजुए की ही नियति है, कब हुए ऐसे युधिष्ठिर कम यहाँ पर। आग की परवान चढ़ जाती हैं सीता, राम हो जाते हैं पुरुषोत्तम यहाँ पर। राम हो जाते हैं पुरुषोत्तम यहाँ पर। सत्यवती की देह पाराशर का पौरुष, कर्म और परमार्थ हैं अनुपम यहाँ पर। गुमशुदा होती किरण बेदी ओ माया, क्या पड़ गए तंदूर यारो कम यहाँ पर। गौतमी की आँख नम हरदम यहाँ पर, चंद्रमा है इंद्र हैं गौतम यहाँ पर। इन्हें तो समाज का हर वर्ग इन्हें लूटा, जब चाहा तब लूटा। पिता बन करके लूटा, बेटा बन करके लूटा, और पुत्र बन करके लूटा। जब यहाँ से ये ठगी हुई मंदिर की तरफ भागे कि भगवान बचा लेंगे, तो इनका जिना उसी मंदिर में होता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं तो अपनी 4 पंक्तियाँ वो ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि वो कि आप देखिए कि रवायत बेसरोपा है, निभाए जा रहे हैं हम। रवायत बेसरोपा है, निभाए जा रहे हैं हम। लगे हैं बोझ कांधे पर, उठाए जा रहे हैं हम। किसी भी पेड़ पे एक दो लंगोटा टांग दे कोई, किसी भी पेड़ पे एक दो लंगोटा टांग दे कोई। इबादत घर समझ कर सर झुकाए जा रहे हैं हम। इबादत घर समझ कर सर झुकाए जा रहे हैं हम। और देखिए साहब की अजीब बात है कि हकीकत जानते हैं जान कर अनजान बनते हैं। हकीकत जानते हैं जान कर अनजान बनते हैं।
कि कैसे आदमी के हाथ बुत भगवान बनते हैं, कि कैसे आदमी के हाथ बुत भगवान बनते हैं। लगी है होड़ बनने की यहाँ पर ताकतें गैबी, लगी है होड़ बनने की वहाँ पर ताकतें गैबी, जहाँ पर मुश्किलों से आदमी इंसान बनते हैं, जहाँ पर मुश्किलों से आदमी इंसान बनते हैं। और एक मतला और एक शेर, बला की भीड़ है इंसान मिल जाए तो मैं जानूं, बला की भीड़ है इंसान मिल जाए तो मैं जानूं, बला की भीड़ है इंसान मिल जाए तो मैं जानूं, बिना पैसों के अब भगवान मिल जाए तो मैं जानूं। तो इन मेरी गज़लों में हमेशा ही मैंने ये महसूस किया कि ये जो धर्म है, जो मजहब है, जो संप्रदाय है, ये कुछ और आपको नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको दिमागी गुलामी देता है। और जब तक आप इसके कफस से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप आदमियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मानवता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और जब तक आपकी प्रतिबद्धता धार्मिक आस्थाओं पर होगी, जब तक आप ये महसूस करते रहेंगे कि कोई चमत्कार होगा जो मुझे आकर के बचा लेगा, या कोई चमत्कार होगा जो इस देश को बचा लेगा, तो इसके पेशतर अगर आप विज्ञान की तरफ जाते हैं, आप बुद्ध की तरफ जाते हैं, आप अम्बेडकर की तरफ जाते हैं, आप मार्क्स की तरफ जाते हैं, आप कबीर की तरफ जाते हैं, आप पेरियार की तरफ जाते हैं, तो शायद आपको कुछ रास्ता मिल जाए। और मैं उन औरतों को भी कहता हूँ, तुम्हारी मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक तुम चमत्कारों की तरफ बढ़ोगी, जब चमत्कारों को तुम सोचोगी कि कोई चमत्कार होगा जो मेरे लिए कुछ ऐसा कर देगा, तो चमत्कार तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम भी बुद्ध के रास्ते चलो, विज्ञान के रास्ते चलो, अंबेडकर के रास्ते चलो, संविधान के रास्ते चलो, आज तक हुआ क्या है? संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलते आज जो भी नारियां इस देश में उच्च पदों पे आ रही हैं, जो भी नारियां व्यापार में या शिक्षा के क्षेत्र में, किरण बेदी तो किरण बेदी ही नहीं होती, किरण बेदी को छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी नहीं होती। अगर इस देश का विधान अगर उनके ऊपर लागू होता, या पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से अगर उनसे काम कराया जाता, तो इस देश के इतिहास से मरहूम इंदिरा गांधी तो क्या, किरण बेदी, मायावती और ऐसी बहुत सारी औरतें देश के इतिहास के पन्नों से अलग होती। और मैं एक जगह का जिक्र मैंने सुना था कि जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो रहा था, और जब गार्गी जीतने की तरफ मुखर थी, जब गार्गी शास्त्रार्थ जीतने की स्थिति में आ जाती है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? पूरा इतिहास रक्त रंजित है, औरतें उसे पढ़ना नहीं चाहती, उससे सबक लेना नहीं चाहती। और मैं तो ये कहता हूँ कि 95% औरतें इस कफस को तोड़ना नहीं चाहती, और जो 5% तोड़ना चाह रही हैं वो बहुत आगे हैं। और यह नारी विमर्श पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। इसी तरह से पिछड़े वर्ग को भी आपने पकड़ा दिया, उसको कंठी माला, अब वो धीरे धीरे जाग रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, अब वो हाशिए पर नहीं रहना चाहते। तो इसलिए पिछड़ा वर्ग का भी विमर्श शुरू हो गया। इसी तरह से इस देश का मुसलमान है जो पशेमा था, अब वो महसूस कर रहा है कि भाई मेरी आबादी अगर 18% है तो हमारे लिए क्या है। और जब तक इस देश में प्रतिनिधि सरकार नहीं होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन हर एक क्षेत्र में सबका नहीं होगा,
तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। और उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि सारे विमर्श आमने सामने, सब पर बातें हों और सबके अच्छी चीज़ों को ग्रास्प किया जाए और जितनी बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए, नए सिरे से मानवता को बहाल किया जाए। और सबके प्रति मेरी जो है तमाम संभावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तो चलते चलते आखिरी एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा। अभी इस दौर में बहुत तरह के साहित्य रचे जा रहे हैं जी, लेकिन जो साहित्य वंचित समाज का जो साहित्य रचा जा रहा है, या कहें जो हाशिए पे जो मौजूद हैं लोग, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनके लिए जो साहित्य रचा जा रहा है, जो हाशिए का जो समाज है वह साहित्य के पठन पाठन से, साहित्य के संग्रह से उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उन तरह के साहित्यों का संग्रह कर सके या उन साहित्यों को पढ़ सके। जी जी। इसके बारे में जो साहित्य रचने वाले लोग हैं, जो वंचित समाज या मेहनत कश वर्ग के लिए जो साहित्य रच रहे हैं, उनका जो साहित्य है, जो संघर्षों का साहित्य है, उन तक कैसे पहुँचे या उन साहित्यों से कैसे रूबरू हों, कैसे वाकिफ़ हों और उन साहित्यों से प्रेरणा लेकर कैसे वो अपने संघर्ष को और पैना बनाएं, इसके बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या आप लोगों की योजना है, ख़ास तौर से जो इस तरह के साहित्य रच रहे हैं, चूँकि प्रकाशन का स्थिति आप देख ही रहे हैं कि बिना पैसे के अब तो साहित्य छप नहीं रहे। पहले लोग रॉयल्टी भी देते थे, किताबें छापते थे, रॉयल्टी देते थे प्रकाशक, लेकिन अब रॉयल्टी की बात तो दूर, वो पहले करेंगे किताब तो तभी शर्त पे छापेंगे जब आप उसका पैसा पे करेंगे। तो इसको लेकर के क्या योजना है अभी साहित्यकारों की? मैं यहाँ थोड़ा सा राही साहब ये कैसे वो पहुँचेगा? देखिए राही साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनका समाज सबल था, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि जो हाशिए पर है, अगर वो हाशिए पर नहीं रहेगा तो जो हाशिए के अंदर हैं कल वो हाशिए के बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो हाशिए के अंदर हैं वो ये कतई नहीं चाहते कि हाशिए के बाहर वाले लोग हाशिए के अंदर आएं और मैं हाशिए के बाहर चला जाऊं। तो इसका उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। पहले तो आप अगर लिखते थे तो आप छपते नहीं थे, फिर कुछ आप छपना शुरू किए। जिन साहित्य को आप पढ़ करके चाहते हैं कि समाज में क्रांति आ जाए, वैसा साहित्य अभी लिखा नहीं जा रहा है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी तो मैंने महसूस किया कि इस देश में बाबा साहब का जीवन संघर्ष तो बहुत दिन तक पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आजकल के जो साहित्यकार हैं उनकी आत्मकथाएं विश्वविद्यालयों में चल रही हैं। तो मैंने बड़ा महसूस किया कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? मान्यवर कांशीराम कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, बाबा साहब कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, पेरियार का जीवन संघर्ष कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्या इन लोगों से ज़्यादा काम आजकल के साहित्यकार किए हैं क्या? बैठ करके सिर्फ ये कह देना कि मैं बचपन में ऐसा था, तो जो भी वो लिख रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उन आत्मकथाओं के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे भी 62 साल के जीवन के पृष्ठों को उकेरोगे, उसे देखोगे, तो तुम्हारे जैसा घाव कहीं न कहीं मेरे भी जीवन में मिलेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उनको बड़े मन योग से पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब को बहुत दिन तक नहीं पढ़ाया गया और आज भी बाबा साहब को लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने से क्रांति आ सकती है, और जो कुछ भी इस देश में आया है वो छत्रपति साहू जी महाराज की जीवनी पढ़ने पर, फूले की जीवनी पढ़ने पर, पेरियार की जीवनी पढ़ने पर, कबीर की जीवनी पढ़ने पर, संत रायदास की जीवनी पढ़ने पर, गुरु नानक को पढ़ने पर, जो भी क्रांतियाँ आई हैं वो हम उनसे पढ़ करके आ रही है। अब सादतगंज में जो बहुजन कल्याण प्रेस, जिसकी 2-2 और 4-4, 5-5 रुपए की किताबें मिलती थी, आज मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से उनको मैं साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने किताबें सस्ती दरों पर छाप करके
बहुत सारी भ्रांतियां दूर की। अब हम लिखे, अब लिखने के बाद जब छापने की बात आई तो हमारे तो प्रकाशन नहीं है। अब प्रकाशन नहीं तो प्रकाशक ने उसकी किताबों का दाम बहुत महंगा कर दिया। अब देखिए, मान्यवर साहब का जीवन संघर्ष अकेला साहब ने छपवाया, मैंने जब दाम देखा तो भाई वो महंगा लगा। अब जैसे कि अब हम अगर अपनी किताब छपवाना भी चाहें तो अगर उसकी कीमत 100 रुपया से कम नहीं होगी तो उसे कोई खरीद नहीं पाएगा। अब लोगों का शौक हो गया है कि किताब की जितनी ही महंगी कीमत होगी और वो एमादान और जगहों जगहों पर रहेगी तो लोग इसको पढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है, आपकी किताबों की समीक्षा वो लोग कर रहे हैं जो लोग आपके समाज को आज भी चाहते हैं कि आप हाशिए पर रहें। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जी, और बहुत ऐसे कवि हैं। मैं आज उन लोगों की जो भूमिका है मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो तमाम खेमों में बट करके वो अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं। आपने पहले ही बात जो कहा था, तमाम खेमों में बटना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी को गाली देना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो उन तमाम दलित साहित्यकारों से ये निवेदन करता हूँ कि बुद्ध के रास्ते चलने का मतलब है कि आप परंपराओं पर, रिवाजों, रस्म पर कुठाराघात भले करें, लेकिन किसी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरे, किसी का तिरस्कार भी मत करिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत देखा, अगर उसके बारे में लिखा, तो मैं उसको कभी भी व्यक्तिगत नहीं होने देता, कि वो किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है। मैं परंपराओं पर कुठाराघात करता हूँ, रिवाज रस्म जो मुझे नहीं पसंद आते हैं, लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि इस देश में सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, सबकी कृतियाँ महत्वपूर्ण है। जो लोग हाशिए के अंदर हैं वो लोग चाहते हैं कि साहित्य, समाज, राजनीति, शिक्षा, आर्थिक स्थितियाँ, ये सब उन्हीं लोगों के पास रहें और वो सब के सब इन सारी वस्तुओं के साथ, सारी उपभोग की वस्तुओं के साथ वो हाशिए के अंदर रहें और बाकी सारे लोगों को हाशिए के बाहर करें। और यहाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मेरे समझ से पूरे देश, पूरे विश्व में एकमात्र यही एक ऐसा हमारा देश है कि जिस देश में लोगों को तरक्की करने के लिए हाशिए के बाहर रहने वाले लोगों का शोषण करना पड़ता है और एक्सप्लॉयटेशन से उनकी अगर जीविका चलती है या उनके एक्सप्लॉयटेशन से उनकी तरक्की होती है। और अगर मैं ऐसा समझता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि संभवतः ये सच है कि जहाँ पर किसी का एक्सप्लॉयटेशन करके, किसी को धूल धूसरित करके, किसी को पददलित करके आप इस देश में तरक्की करना चाहते हैं, वो स्थितियाँ बहुत कठिन हैं, गलत हैं। और आज भी जो लोग विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाली विवेकानंद साहब की जन्मदिन मनाने से कुछ नहीं होगा। ज़रा ये देखिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वो कन्याकुमारी से जब वो विदेश जा रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा भी था, आपके लिए एक संदेश दिया था। उस संदेश को आप ढक देते हैं तो होता क्या है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। आप अपने मतलब की बात समझ लेते हैं, बाकी और जो दूसरों के मतलब की बात होती है तो वो उसे तो आपने बहुत समय हमें दिया और मेरे समझ से अगर तो इंजीनियर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप। और मैं एक आज के लोगों के लिए मैं खाली एक मतलब और 2-3 शेर अगर है तो जी जी। हुनर और इल्म पे ताले बहुत हैं, हुनर और इल्म पे ताले बहुत हैं, सभी तालों के रखवाले बहुत हैं। किसी के मुंह में है चांदी का चम्मच, किसी के मुंह में है चांदी का चम्मच,
निवालों के कहीं लाले बहुत हैं, अभी भी ज्ञान के बदले जहाँ में, अभी भी ज्ञान के बदले जहाँ में, अंगूठा काटने वाले बहुत हैं, अंगूठा काटने वाले बहुत हैं। जुबां शीरी है तन बुझला है लेकिन, जुबां शीरी है तन बुझला है लेकिन, यहाँ लोगों के दिल काले बहुत हैं। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारी मुस्कुराहट पे न जाओ, हमारी मुस्कुराहट पे न जाओ, हमारे पाँव में छाले बहुत हैं। और ये शेर बतौर खास की रियाकारों के पहरे में है मजहब, रियाकार माने पाखंडी, रियाकारों के पहरे में है मजहब, रिया को पूजने वाले बहुत हैं। गरीबों के हैं अब भी खेत सी सूखे, गरीबों के हैं अब भी खेत सूखे, ज़माने में नदी नाले बहुत हैं, ज़माने में नदी नाले बहुत हैं। नहीं मजलूम का कोई यहाँ पर, नहीं मजलूम का कोई यहाँ पर, धर्म के चाहने वाले बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो साथियों, आज हमारे मेहमान रहे आर.पी. राम सोनकर। आप इंजीनियर हैं और आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है साहित्य के क्षेत्र में। और मैं चूँकि 40 साल से आप साहित्य में रचे बसे हैं और बहुत गंभीर रचनाएं आपकी होती हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये कहते हुए विदा लेता हूं कि आप हमारे इस चैनल साच कहूँ तो मारन धावे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ताकि साहित्य और दुनिया में जो चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, जो मुक्ति की आज़ादी या मुक्ति, बेड़ियों से मुक्ति की जो लड़ाई चल रही है, वो उसको लोग गंभीरता से समझ सकें, सुन सकें और उसको और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाल प्रकाश राही आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जिंदाबाद, जोहार। जय भीम।